नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। एक बार फिर आपके बीच लाया हूं एक ऐसा मुद्दा जिस पर अब हम सबको गहनता से सोचना होगा। अभी नहीं तो शायद ऐसा ना हो कि बहुत देर हो चुकी हो। तो चलिए आपको बता दें कि मानसून ने देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी है। हालांकि दिल्ली एनसीआर अभी मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो देश के कई राज्य बारिश के कहर से जूझ रहे हैं। इस सबसे इतर चलिए पहले हम बात करते हैं 70-80 के दशक के दौरान हमारे हिंदी सिनेमा में मानसून और बारिश की दखल को लेकर। हमारे सिनेमा में मेघ आने, बारिश और काली घटा को हमेशा एक सुखद एहसास के तौर पर दिखाया गया। सिनेमा के वो गाने आज भी हमारे मन में एक सुंदर एहसास के साथ समाये हुए हैं। मसलन रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात, रिमझिम गिरे सावन, भीग भीगी रातों में, मेघारे मेघारे। आपने गाने सुने होंगे। ये सावन का महीना हमेशा से लोगों के लिए सुखदायी रहा है, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। आज हम बारिश के मौसम की बात करें तो देश के कई राज्यों के लोगों के चेहरों से हवाइयां उड़ जाती हैं। आज देश के मेट्रो शहरों की बात करें, बात राजस्थान की करें या दक्षिण भारत समेत नॉर्थ ईस्ट के छोटे बड़े शहरों की, बरसात के साथ ही देश के एक बड़े हिस्से में प्रकृति कहर बरपाती नजर आ रही है। प्रकृति का यह रुख देखिए कि जहां देश के कुछ राज्यों में अभी भी लोग बारिश की राह देख रहे हैं, तो कुछ राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। देश के पहाड़ी राज्यों में बादल फटने के साथ हुई बारिश सब कुछ तबाह करने पर उतर आई है। आगे बात करें इससे पहले इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो किसी फिल्म का नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना के बाद एक सहायक नदी का है। आपने प्रचंड वेग से बह रहे पानी के साथ भारी मात्रा में कटी हुई लकड़ियों को भी बहते हुए देखा होगा। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि हिमाचल के इस इलाके में कितनी बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई हुई होगी। अगर हम ये कहें कि यह सिर्फ आज के लिए एक वीडियो नहीं बल्कि आने वाले समय में जल प्रलय आने का संकेत है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हिमाचल से ही ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। असल में मानसून की शुरुआत के साथ ही देश के पहाड़ी राज्यों से ऐसे भयावह वीडियो सामने आ रहे हैं जो आपका दिल दहला देंगे। पूरे साल जिन नदियों में पानी नहीं दिखता, मानसून आने के साथ ही ये नदियां प्रचंड वेग से तांडव करती नजर आ रही हैं। यह सैलाब अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाने को आतुर है। हिमाचल से पिछले दिनों सामने आई इन वीडियो को देखिए। देखे आपने ये वीडियो? क्या इस मंजर को देख लेने वाले लोग अगले कुछ दिन चैन की नींद सो पाए होंगे? शायद नहीं। चलिए अब जरा रुख उत्तराखंड की ओर करते हैं। यहां से सामने आ रहे वीडियो भी कम डरावने नहीं है। जरा देखिए इन दरकते पहाड़ों को। क्या इन मंजरों को देखने के बाद इनकी तस्वीर को अपने मन मस्तिष्क से हटा पाना आसान होगा? जिन लोगों ने साक्षात मौत को बहुत करीब से देखा हो, उनकी मनोदशा क्या होगी? क्या आपने कभी ये जाना है? दुनिया ने कोरोना काल को देखा है। वह मंजर भी देखा है जब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण शायद अपने सबसे कम स्तर पर रहा होगा। प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में लोगों के सामने नजर आई। उस दौरान लोगों ने आत्मचिंतन करके अपने जीवन को जीने के लिए जो योजना बनाई थी, क्या वह उसे भूल नहीं गए? फिर वही आपाधापी, फिर वही भगदड़ और फिर वही लालच। जी हाँ, लालच। क्या आपने सोचा है कि हिमाचल की नदियों में पानी के साथ ये कटे हुए पेड़ क्यों बहते नजर आए? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों अब हर साल नदियों का पानी बाढ़ का रूप लेकर सब कुछ तबाह कर देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस विकास की आड़ में हम अपनी धरती की कोख को कब तक खोखला करते रहेंगे? नदियों में होने वाला ये अवैध खनन आखिर हमें किस मुहाने पर ले जाएगा? क्या हमने सोचा है कि ढांचागत विकास के लिए किए जाने वाला ये निर्माण कार्य क्या हमारे लिए चिंता का सबब बनने वाला है? क्या हमने सोचा है कि आखिर हमारी प्रकृति हमसे क्या कहना चाह रही है? आखिर क्यों हम इस प्रकृति की सुन नहीं रहे? आखिर क्यों हम इस प्रकृति के रौद्र रूप को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं? आखिर क्यों हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए मुसीबतों और आफतों का पहाड़ बना रहे हैं? आज इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रहे राजू सजवान जी। राजू जी, आपका यंग भारत न्यूज में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। राजू जी, आप पिछले एक दशक से लोगों को अपनी पर्यावरण को लेकर जारी रिपोर्ट के माध्यम से चेता रहे, लेकिन हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि आखिर प्रकृति ऐसा क्या कह रही है जो हम सुनने को राजी नहीं है,
और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हम समस्याएं खड़ी कर रहे हैं? दरअसल प्रकृति एक तरह से बदला ले रही है। अपना एक एक एक, एक ऐसा बदला ले रही है जो कि अभी हम देख नहीं रहे हैं। उसको समझ रहे हैं लेकिन अभी उस पर हम अमल नहीं कर रहे हैं। जैसे इसको आप इस तरह से समझिए कि जो हिमालय से अगर हम बात करें, भारत को समझने के लिए आप अगर हिमालय से बात करें तो हिमालय बहुत तेजी से ये संकेत दे रहा है। और जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, आज से नहीं कह रहे हैं, करीब 3 दशक, साढ़े 3 दशक पहले से वो लगातार एक जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे। वो पहले कागजों में यानी किताबों में चला, फिर अखबारों में आया, अब उसका असर धीरे-धीरे दिखने लगा है। अगर हम हिमालय से सीधे-सीधे कहें तो हिमालय पे आप भी जानते होंगे, आप भी हिमालय से जुड़े हुए हैं। हिमालय का जो उच्च हिमालयी क्षेत्र था, जैसे केदारनाथ हो गया, इधर से हिमाचल में आप ले लें तो हिमाचल का जो ऊपरी इलाका था, लद्दाख हो गया, लेह हो गया, ये इलाके यहाँ बारिश नहीं हुआ करती थी। इसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता था। कोल्ड डेजर्ट मतलब शीत रेगिस्तान। शीत रेगिस्तान मतलब जो राजस्थान की तरह का एक ऐसा इलाका जो कि हिमालय पर था। वहाँ अगर आप आंकड़ों में इसको समझना चाहें तो वहां 120 पूरे साल भर में बारिश होती थी। अगर हम झारखंड से इसकी तुलना करें तो 2000 झारखंड में बारिश होती थी। इतना ज्यादा गैप था। और अब जी। वही केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ में कभी मतलब इस तरह की बारिश नहीं होती थी जिस तरह की बारिश पिछले 2013 में हुई और उसके बाद से लगातार हो रही है। बारिश नहीं होती थी, वहां बर्फ गिरती थी। बारिश जी। टेम्परेचर की वजह से बारिश की वो उसमें बर्फ में तब्दील हो जाती थी और वो हो जाता था। अब ऐसा हो रहा है कि वहां बारिश हो रही है, वहां पे बर्फ नहीं गिर रही है। आप भी अगर लगातार संपर्क में रहे होंगे, लगातार पढ़ते रहे होंगे कि मार्च और जो फरवरी में, दिसंबर में, जनवरी में जो बारिश, जो बर्फ पड़ती थी, वो बर्फ नहीं गिर रही है। तो बर्फ नहीं गिर रही है यानी कि वो अब धीरे-धीरे वहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। जिस जलवायु परिवर्तन, जिस ग्लोबल वार्मिंग की बात दशकों पहले वैज्ञानिकों ने की थी, अब वो जमीन पर दिख रही है। लेकिन हम इसको जी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो हम इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और यहीं पर हम मार खा रहे हैं। यही यही वजह है कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर कभी भी तेजी से बारिश हो जाती है, कभी भी तेजी से मौसम बदल जाता है, इतनी गर्मी पड़ जाती है कि अचानक से एवलांच बढ़े हैं। आपने भी सुना होगा कि वहाँ पे बर्फ का टूटना अचानक से हुआ 2022 में, 22 से 23 में एक इधर हुआ अपने वो जोशीमठ से ऊपर के इलाके में हुआ। ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, तपोवन एक पूरा वॉश आउट हो गया था। तपोवन में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था वो वॉश आउट हुआ था, जी। वो भी एक ग्लेशियर के टूटने से हुआ था। ये सब धीरे-धीरे एक बड़ी घटनाओं में तब्दील हो रही हैं। आपने अपने इंट्रो में भी ये बात बताई होगी कि मानसून और बारिश की वजह का तरीका बदल गया है। तो मैं जिस मैगज़ीन में काम करता हूँ, जिस संस्थान में काम करता हूँ, उसकी एडिटर हैं हमारी सुनीता नारायण। सुनीता नारायण और उनसे पहले जो हमारे संस्थापक वो संपादक थे अनिल अग्रवाल, वो मानसून को देश का असली वित्त मंत्री कहते थे। वित्त जी। मंत्री का मतलब ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि मानसून से तय होता है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी रहने वाली है। जी। मानसून जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी फसल होगी, उतनी अच्छी चीजें अर्थव्यवस्था में उतना अच्छा सुधार होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, मानसून ऐसे बदल गया है कि वो हमारे लिए मुसीबत बन गया है। तो यही हमें समझना होगा, हमें अपनी कुछ चीजों में बदलाव करना होगा जिस पर हम आगे बात करेंगे। जी। जी। तो मैं ये और जानना चाह रहा था कि ये हमारे जल, जंगल और जमीन, इनके साथ लगातार पिछले कई सालों से खिलवाड़ हो रहा है। ये किस तरह से हो रहा है? हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये खिलवाड़ किस तरह से हो दरअसल कुछ कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में हमारी सरकारों ने अपना रवैया, अपना तरीका बदला है और उसकी वजह से जो विकास को लेके जो मॉडल है, जो मॉडल बना है, उसने कहीं न कहीं हमारे
मैं केवल हिमाचल की ही बात नहीं करना चाहता, मैं केवल उत्तराखंड की बात नहीं करना चाहता, मैं केवल हिमालय की ही बात नहीं करना चाहता। हम लोगों का मतलब पूरा पैटर्न ही ऐसा बन गया है कि आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, किसी भी इवन दुनिया में ऐसा हो रहा है। दुनिया में कई जगह कैलिफोर्निया में या कई ऐसे इलाकों में वहाँ ऐसी भयंकर आग लग रही है, पूरा का पूरा जंगल जल जा रहा है। उस जंगल के जलने के पीछे और जलाने के पीछे भी इंसान का लालच काम कर रहा है। उसको लगता है कि उन पेड़ों के नीचे उस फॉरेस्ट एरिया में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि उस उनके हमारे तथाकथित विकास के काम आने वाले हैं। तो यही सब जो है हमने हिमाचल के हिमालय के इलाके में देखा है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में एक अब बहुत लंबे समय से हम उस पे विकास को लेकर ये कहा जा रहा है कि वहां पर हम ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, चार जी। धाम मार्ग बना रहे हैं। और चार धाम जी। मार्ग में ये था कि हमने हमारे पास जो हमने पहले जो हमारे से पहले अंग्रेजों ने डिजाइन की थी वो 6 मीटर की रोड की थी। पहाड़ के लिए मतलब उन्होंने एक तरीका आजमाया था। उस तरीके के तहत 6 मीटर से ज्यादा की बड़ी चौड़ी रोडें नहीं होती थी, उसको हमने 12 कर दिया, कहीं पे हमने 15 मीटर कर दिया है। और ये चार धाम मार्ग को पहले तो सरकार ने मतलब सरकार की नीयत पर सवाल उठता है कि सरकार ने पहले इसे कहा कि ऑल वेदर रोड हम ये है, लेकिन जब उसको लगा जी। कि नहीं ऑल वेदर रोड तो संभव नहीं है क्योंकि 6 महीने तो बर्फ पड़ जाती है और वहाँ पे टूट फूट भी ज्यादा होने लगी है, बारिश के टाइम पर अब बिल्कुल उस एरिया में नहीं चल सकते हैं। तो ये फिर उसने उसको ऑल वेदर रोड का नाम बिल्कुल कागजों से हटा दिया और उसके बाद उसको चार धाम मार्ग कहा। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में जब लगातार उस पर दबाव बन रहा था तो उसने बोला कि ये सीमा की हिफाजत के लिए किया जा रहा है। सीमा की हिफाजत मतलब चाइना क्योंकि हमारे ऊपर वो कर सकता है, हमला कर सकता है, तो उससे निपटने के लिए हमारे को अपना स्ट्रेटेजिकली एक वो बनाने की जरूरत है, फौज का सामान बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि जी। हमारे एक पुराने जिनकी डेथ हो गई वो थे फौज के चीफ, मैं भूल रहा हूँ, रावत जी थे। तो उन्होंने ये बात कही भी थी कि नहीं, इस तरह की चौड़ी रोडें बनाने की जरूरत नहीं है, सामान वहां तक पहुंचाने के लिए हम कई और साधन है, हम सामान वहां तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी मतलब वो रोड बनी है और आप ये देखिएगा कि उसी एरिया में लैंडस्लाइड जोन्स कितने बढ़ गए हैं। एक मोटा मोटा आंकलन है, हम लोग क्योंकि लगातार रिपोर्ट करते हैं, पर्यावरण से जुड़ी पत्रिका में काम कर रहे होते हैं, तो कई बार इस पर बात होती है। तो एक मोटा आंकलन आया था कि जो लैंडस्लाइड जोन्स पहले वहां पर जितने भी थे उससे 4 गुना बढ़ गए। तो जी। यानी कि आपने मुसीबतें बढ़ाई हैं कम करने की बजाय। तो ये इस तरह से पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात होती थी। हाइड्रो प्रोजेक्ट पे मैं हिमाचल रिपोर्ट करने गया था, तो हिमाचल में एक मतलब एक बड़ा पत्थर गिरने से करीब एक बस पर गिरा था और बस में करीब 22 लोग मारे गए थे। तो उस इलाके में मैं गया था। तो बात वहां से जब मैं मतलब ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता थी कि वहां जब हम गए तो उन लोगों का, वहां के आसपास के लोगों का कहना था कि जब से यहाँ पर एक वो बनी है, टनल बनाई गई है एक उसके जी। लिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, तब से जो है उनके इलाके में इस तरह की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और धीरे धीरे वो सिंक हो रहा है। तो वो इलाका जब तो सिंक हो मतलब रहा है आप, तो हाँ, तो वहां मतलब वहां आप कह रहे हैं कि जी, जी। मतलब हाँ, आप कह रहे हैं कि पहाड़ों में विकास के नाम पर जो ढांचागत निर्माण हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी वजह है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो वजह एक साथ काम कर रही हैं। एक तो जी। है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है। क्लाइमेट चेंज ने आपका मौसम का बिल्कुल मिजाज बदल दिया, उसको बेमौसम कर दिया है। और जी। दूसरा, हमने उस मौसम, बदलते मौसम के हिसाब से विकास को लेकर जो हमारी अवधारणा थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि उसमें जी। हमने लालच हमारा बढ़ा दिया। और इस वजह से जो भी आजकल आप देख रहे हैं हिमाचल में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, इवन अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों मतलब एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, जी। क्लाइमेट जी। और डिजास्टर। मतलब ये ह्यूमन मेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने मिलाकर जो हमारे नुकसान बढ़ाया है, आपदाएं बढ़ाई हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक मानव निर्मित आपदा है और एक प्राकृतिक आपदा है।
हम प्राकृतिक आपदा पे शायद बहुत ज़्यादा वश हमारा ना हो, क्योंकि ये ग्लोबली उसमें हो रहा है, हमें भी उसमें कुछ करना चाहिए। पर हम मानव निर्मित आपदा की अगर बात करें, तो क्या हमारे पहाड़ों, जंगलों और नदियों में हो रहे अंधाधुंध खनन ने ये सब जो हाल के समय में नज़र आ रहा है कि किस तरह से एक बादल फटता है और इस तरह का नीचे मलबा आकर गिरता है कि वो सब कुछ तबाह कर डालता है। तो क्या इसका मूल कारण ये अवैध खनन जो हमारे जंगलों में, हमारे पहाड़ों में हो रहा है, वो है? अवैध खनन है। अवैध खनन से हमारी मुसीबतें मतलब बहुत हद तक जितने भी आपदाएँ हैं, वो अवैध खनन उसके लिए सीधे तौर पर दोषी है। साथ के साथ हमने क्या किया है कि हम जब सड़कें बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, हम नदी के साथ में जो उसकी छाती पर मतलब उसके आप आस-पास के इलाके पे निर्माण कर दे रहे हैं, तो वो जी। वो जो उसने उसने नदी तो अपना एक रूप लेगी ही लेगी, आज नहीं तो कल लेगी, जिस दिन भी वो लेती है, उस दिन वो आपदाएँ बढ़ती हैं। तो खनन हुँ, तो है ही लालच का हमारा एक कारण, लेकिन हम जब सड़कें बना रहे हैं, तो उसका जो मलबा है, एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, वो बहुत मुझे इस समय ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ये मलबा जो है, नदियों में जा रहा है। तो जी, सड़कें बन रही हैं, सड़कों का मलबा आपने नदियों में डाल दिया, वहाँ पे इमारतें बन रही हैं, वहाँ पे जितनी भी तोड़-फोड़ हो रही है, टनल बन रही हैं, ये सब जो निर्माण अगर आप इसका मलबे का कोई और साधन नहीं है, आपने नदी में डाल दिया, नदी या तो छोटी हो गई या फिर उसके नीचे बैठ गई, तो जिस दिन नदी अपने प्रेशर में आती है, उस समय वो मलबा आप देख रहे होंगे कि अ, आप नदी में पानी कम देखते हैं, उसमें पत्थर ज़्यादा देखते हैं, उसमें पत्थर गाद ज़्यादा। ज़्यादा देखते हैं। वही जी, नुकसान का कारण है। पहले पहले क्या ऐसा नहीं होता था, पहले बाढ़ नहीं आती थी। आप हम भी अगर पहाड़ पे रहे हैं, तो हमने भी ऐसी-ऐसी बाढ़ देखी है कि पूरा का पूरा नदी ऐसे बहती थी, लेकिन वो नुकसान नहीं करती जी, थी। जी, नुकसान जी, अब बढ़ गया है। उसकी वजह जी, हमारा लालच है। हमने जी, नदियों पर निर्माण किए हैं, हमने ऐसे ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि नदी अपने साथ जो पहाड़ तोड़कर ला रही है, जो गाद लेकर आ रही है, वो आस-पास के इलाकों को वॉश आउट कर रही है। तो कहीं न कहीं ये मतलब जो भी आपदाएँ हैं, उसके लिए पूरी तरह से इंसान दोषी है। आपने बिल्कुल सही बात कही। अभी हाल में हिमाचल में बादल फटने की जो खबरें सामने आई, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि कितने बड़ी तादाद में वहाँ जंगलों की कटाई हुई होगी। वो दरख्त जो हैं, जो पानी में बहते हुए आ रहे हैं, वो साफ ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये हमारे जंगलों को जो खाली करने का एक ये विकास के नाम पर है, ये क्या है? पर ये एक बहुत बड़ी आपदा के साथ आ रहा है। जब ऊपर से पानी ठहरेगा ही नहीं, वो इतना रिसता हुआ नीचे आ रहा है कि वो सब कुछ सैलाब के रूप में सब कुछ नीचे तबाह कर रहा है। असल में क्या हमारी राज्य सरकारें इसके लिए दोषी हैं या हमारा तंत्र वो दोषी है, जिनको वन विभाग को मॉनिटरिंग का काम तो दिया गया है, पर वो करते नहीं है सही से? सरकारें दोषी हैं, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। मैं जी, अभी पिछले साल चिपको आंदोलन के 50 साल पूरे होने पर उस इलाके में जी, गया था जहाँ से चिपको की शुरुआत हुई थी। मैं जी, वहाँ पुराने लोगों से भी मिला, रैणी गाँव में गया जहाँ पे चिपको की नायिका जो हैं गौरा देवी, वो गौरा गौर देवी देव। ने आंदोलन किया था, तो उनसे भी मिला, तो वहाँ ये समझ में आया कि चिपको आंदोलन का मकसद जो था, वो पेड़ बचाने से ज़्यादा ज़रूरी था उन लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को वन पर अधिकार देना। वो जी, अधिकार चाह रहे थे, वो पेड़ बचाना तो एक था, वो दुनिया भर में जो ये मैसेज गया कि पेड़ बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई, वो ठीक थी। लेकिन पेड़ के साथ-साथ उनका मकसद था कि उन पेड़ों पर अपना अधिकार लेना, उन पेड़ों को वो अपने तरीके से अपने तरीके से पालते थे, उस समय तक चिपको के आंदोलन तक पालते थे, उनका जी, अपना अपने लिए इस्तेमाल करते थे एक एक तरीके से। लेकिन जी, जब चिपको आंदोलन के बाद पूरी दुनिया में मैसेज गया कि पेड़ काटे जा रहे हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ काटे जा रहे हैं, तो सरकारों ने वहां पर पेड़ काटने पर पाबंदी लगा दी। और हुआ ये कि वन विभाग और काफ़ी सारी चीज़ें आपने मतलब रिस्ट्रिक्शन के तरीके आज़माए, और अब जो वहाँ का स्थानीय आदमी है, जो वहाँ का जो लोकल है, उसके लिए उन जंगलों का कोई मायने नहीं रह गया, मौत नहीं क्योंकि है। वो वहाँ जा नहीं सकते, है ना? इवन जो है लगातार अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो
वहां के आदमी को यदि अपने घर पे कोई लकड़ी लानी है तो उसको भी वो रामनगर और हल्द्वानी से कोई या तो परमिट लाना पड़ता है या लकड़ी खरीदनी पड़ती है। वो वहां के अपने जंगलों से, जो उसका अपना जंगल है जिसे उसने खुद पाला पोसा है, वहां से वो लकड़ी नहीं ले सकता है क्योंकि उसपे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन जी। सरकार इस पाले पोसे जंगल को अपने तरीके से काटती है, अपने तरीके से ठेके देती है और अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करती है। जहां लोग लोग जो चाह रहे थे, लोग खुद मतलब उसकी जो रक्षा करते थे, अब लोगों को उससे हटा दिया गया और सरकार ने अपनी जिम्मेवारी ले ली। आप जितने भी तरह के मॉडल देखेंगे, केवल केवल फॉरेस्ट की ही बात नहीं है, बाकी जितने भी आप मॉडल देखेंगे, जैसे कि पानी का आप मॉडल अगर देखें, पानी जब तक लोगों के हाथ में था, मतलब जब जब लोग उसको इस्तेमाल पानी को अपने तरीके से करते थे, तब तक वो बचा हुआ था। लेकिन जैसे जी। ही सरकार ने उस पर पाबंदी लगाई, लोगों को पानी के खनन और अलाने फलाने से रोकती दी, तो उसके बाद वो हुआ ये कि उसका ओवर यूज मिसयूज होने लगा और लोगों लोगों को भी लगा कि भैया तो सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है पानी को बचाना, पानी का संरक्षण करना, और ये कागजों में सिमट गया। तो यही सब वन संरक्षण के साथ हुआ है। तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये सरकार की इसलिए जिम्मेवार, सरकार फिर उसको जंगलों को काटने का ठेका देती है और ठेका 100 पेड़ों का दिया जाता है, 500 पेड़ काट दिए जाते हैं, स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलके काटे जाते हैं और फिर वो मतलब किस तरह से उसका फिर खनन होता है, किस तरह से वो सब होता है, वो लगातार आता रहता है। लेकिन पूरी तरह से सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार चाहे तो स्थानीय लोगों को, वन पंचायत होती हैं कुछ, अभी भी हमारे वन पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों को मिलकर तरीके से अगर चाहे तो संरक्षण हो सकता है और बचाया जा सकता है इन जंगलों को। लेकिन सरकार ऐसा चाहती नहीं है। सरकार चाहती है कि पहले पेड़ काट दिए जाएं, उनके नाम पर 10 पेड़ लगाने की एक प्रतिपूरक वनीकरण का एक तरीका होता है, जिसको जी। फॉरेस्टेशन का तरीका है कि भी अगर पेड़ काटना है तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाने, तो 10 पेड़ लगाने के नाम पर उसको पैसा मिलता है, उसको भी खा जाती है। तो ये एक तरीका है और ये पूरी तरह से सरकार दोषी है इसके लिए। सरकारों पर आरोप लगा देना बहुत आसान काम है, पर क्या ये एक जनमानस और हमारे समाज का एक नैतिक और मौलिक कर्तव्य नहीं बन जाता कि हम ऐसे मुद्दों को लगातार उठाएं, ऐसे अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें? मैं इसकी जी। बात इसलिए कर रहा हूं कि पिछले दिनों अभी एक रिपोर्ट आ रही थी जिसमें नदियों में बालू और पत्थरों से होने वाले अवैध खनन को लेकर बहुत ज्यादा था कि ये स्थिति आने वाले समय में एक बड़ी त्रासदी का आधार बनने वाली है। जी, जी। जब मैं चिपको वाली ही रिपोर्ट कर रहा था और उसके आसपास मैंने बहुत लोगों से बात की, तो चंडी प्रसाद भट्ट जी से भी मेरी बात हुई और लंबी बात हुई, करीब जी। 2 ढाई घंटा उनसे बात हुई। तो यहाँ मेरा जो सवाल था उनसे, क्योंकि वो बहुत सीनियर हैं, वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम भी कर चुके हैं, तो मेरी कौतूहल था मेरा, तो मैंने उनसे पूछा कि पहले जैसे जन आंदोलन अब क्यों नहीं होते हैं? जी। अगर वो जन आंदोलन बचे रहते, या अभी भी मतलब आपने देखा होगा पिछले 10-20 सालों में जन आंदोलन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तो जी। अगर रह भी गई है, कुछ लोग अगर जन आंदोलन कर भी रहे हैं, तो वो पद्मश्री और पद्म भूषण के आसपास टिक कर रह जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है हमारे साथ। तो मतलब ये कहीं ना कहीं उसमें हम लोग भी दोषी हैं, क्योंकि हम ही लोग तो उन्हीं लोगों को बैठाते हैं जिनको हम पॉलिसी मेकर बोलते हैं। पॉलिसी मेकर को तो चुनते तो हम ही लोग हैं ना। लोकतंत्र में तो हमें ही अधिकार दिया गया है कि भाई हमें अपने पॉलिसी मेकर चुनने हैं। तो हम पॉलिसी मेकर को चुनते हैं। पॉलिसी मेकर को चुनने के पीछे वही एक पौवा आधे का एक दिन का काम होता है, और या फिर मेरे घर के आसपास का काम होता है, या फिर उसको लगता है कि मैं जो अवैध निर्माण कर रहा हूँ नदी के पास में, उसको कोई छेड़छाड़ ना हो। तो वो इस टाइप से धीरे धीरे जो है बात मामला आता है। लेकिन ये जरूर हुआ है कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 20-30 सालों में हम लोगों के भीतर जो लालच बढ़ा है, उसने एक ऐसा रूप ले लिया है कि वो अब हमें ही नुकसान करने लगा है। वही प्रकृति अब हमसे उसका नुकसान का बदला ले रही है। जी। 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 मैं ये पूछूंगा कि चलिए पहाड़ी क्षेत्रों की बात अलग हो गई। पहाड़ी क्षेत्रों की वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर इस तरह की परिस्थितियां कई बार बन जाती हैं। शहरी क्षेत्रों में राजस्थान जैसे उसमें
इतना पानी बरस रहा है कि वहाँ बाढ़ की स्थिति बन रही है। हमारे जितने भी आप मेट्रो सिटीज बोलिए, वहाँ हल्की बारिश में सब कुछ लबालब हो जाता है। कहाँ चूक हो रही है और सरकारें आखिर क्या ऐसा नहीं कर रही हैं जो उन्हें प्राथमिकता से करना चाहिए? नहीं, वही मैंने पहले भी ये बात कह दी थी कि हिमालय के अलावा भी पूरे इलाके में यही सब देखने को मिल रहा है। राजस्थान में मैंने खुद रिपोर्ट की है, राजस्थान में मैं कुछ इलाकों में गया था, तो वहाँ भी हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे। तो वहाँ जो है बड़ी एक महत्वपूर्ण बात सामने आई और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि पिछले कुछ सालों में करीब 4-5 साल पहले तक उनके यहाँ जो आपदा राहत जो विभाग था, उसमें बाढ़ नाम के कोई चीज़ नहीं थी। मतलब वो आपदाओं से निपटने में कौन कौन सी आपदाएं उनके आसपास रहेंगी, उसमें उसके उनके सरकारी कागजों में बाढ़ नाम की चीज नहीं थी। और जी। अब कुछ कुछ सालों में इतनी इतनी बारिश होने लगी है कि बाढ़ को उन्होंने जोड़ा, बाढ़ से बचने के उपाय उन्होंने बताए लोगों को। एक समाज जो पानी नहीं देखता था, उस समाज को जब पानी इतना आ गया तो उसे तैरना नहीं आता था, उसको स्विम करना नहीं आता था, उसको पानी से बचने के तरीके नहीं पता थे। तो ये एकदम से बदलाव आया। तो यही क्लाइमेट चेंज वाली जो बात हम कह रहे हैं, ये लगातार ऐसा हो रहा है। और यही तरीका मतलब था कि कहीं मतलब हम यहाँ पर चूक गए, हम समझने में चूक गए। मैं क्योंकि एक ऐसी पत्रिका में काम करता हूँ जो कि बहुत समय से अंग्रेजी में निकल रही है और वैश्विक मुद्दों पर भी बात करती है। तो उसमें पढ़ने को ये बात आती है कि करीब 35-40 साल पहले वैज्ञानिकों ने, पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये मान लिया था कि आने वाला टाइम ग्लोबल वार्मिंग का है और उससे क्लाइमेट चेंज होगा। वो उस समय से लगातार बता रहे थे कि किस एरिया में कितना बदलाव आ जाएगा, किस एरिया में रेनफॉल बढ़ जाएगा, किस एरिया में तापमान बढ़ेगा। और जो चेंजेस हो रहे हैं, जहां बारिश नहीं होनी थी वहां बारिश हो रही है। और जैसे कि राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान में बारिश हो रही है, लेकिन झारखंड, बिहार जहां पे 2000 mm तक बारिश हो जाती थी, वहां बारिश नहीं होती है। मतलब तो सूखा पड़ा हुआ है। वहां सूखा पड़ता है। तो ये चीजें बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया। तो यहाँ पर यही वैज्ञानिक दो तरीके से इसको वो करते हैं। वो कहते हैं क्लाइमेट एडेप्टेशन होना चाहिए। एडेप्टेशन यानी कि आपको क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को एडप्ट करना पड़ेगा, उसको चेंज में बदलाव करना पड़ेगा। वहीं वो दूसरी बात कहते हैं क्लाइमेट मिटिगेशन होना चाहिए। मिटिगेशन मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड जो चेंजेस हो रहे हैं उसको कम से कम करने के उपाय करने होंगे। तो एडेप्टेशन हमने क्या किया, एडेप्टेशन की बजाय हमने बढ़ा दिया उस समस्या को। जैसे कि दिल्ली एनसीआर में बाढ़ की बात आती है, जिसको शहरी बाढ़ कहते हैं, अर्बन फ्लड कहते हैं। वो अर्बन फ्लड के लिए जिम्मेवार भी हम ही हैं। जी। हमने मतलब अंग्रेजों ने जो एक व्यवस्था बना, अंग्रेजों से पहले मैं जिस शहर में रहता हूँ, फरीदाबाद में मैं रहता हूँ, यहाँ जो पुराना शहर है, उस पुराने शहर में बाढ़ नहीं आती, अभी भी नहीं आती है। वो उसका पैटर्न है, वो एक लेवल पे बसा हुआ है। उस लेवल से पानी जो है अपने आप ही नीचे चला जाता है। तो क्या होता है कि वहां बाढ़ नहीं आती, लेकिन जो उसके आसपास के इलाके जो आजादी के बाद बने, आजादी के बाद का भी मतलब हमारा शहर बहुत अजीब तरीके से, बल्कि 4 पैटर्न में बसा हुआ है। एक तो शेरशाह सूरी के आसपास के टाइम ये बसा, उस इलाके में कोई जी। ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद जो है अंग्रेजों के टाइम पे जो बसा, उस इलाके में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। आजादी के बाद जो नेहरू के टाइम पर जो शहर बसा, उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो 70-80 के बाद जो शहर बसा, उसमें दिक्कतें होती हैं। उसकी वजह यह है कि आपने तालाब के आसपास निर्माण किया, तालाब पर ही आपने कब्जा कर लिया। तो जो पानी जो जी। तालाब में जाया करता था, वो पानी आपने बंद कर दिया। नेहरू के टाइम की जो बसाई कॉलोनी है, उसमें बाकायदा एक ड्रेन सिस्टम होता था। उस ड्रेन सिस्टम पर हम बैठ गए, उसको उस पे हमने दुकानों के अपने वो खोल लिए, घरों के स्लैब लगा दिए, वहां से पानी जाना बंद हो गया। अरावली जो फरीदाबाद की बात करें तो अरावली का पानी जो नीचे उतरकर यमुना में जाया करता था। अभी अभी की बात है, अभी एक रिपोर्ट आई है कि एक पुराना नाला, सालों पुराना नाला एक था, उस नाले को कब्जा करके स्मार्ट सिटी के नाम पर 40-50 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया गया, उसको ग्रीन कर दिया गया, मतलब उसको बंद कर दिया उस नाले को।
तो क्या होगा वो पानी? आज की डेट में अरावली में अगर पानी आएगा तो कहाँ जाएगा? वो तो आपकी गलियों में जाएगा, आपके घरों में जाएगा, सड़कों पे जाएगा। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है, जो मिस प्लानिंग है, और कहीं ना मतलब आपने जो टाउन प्लानिंग के जितने भी अपने तरीके थे वो बदल डाले। उसमें आपने ये नहीं समझा कि भाई अगर पुराने समय में कोई जगह छोड़ी गई थी तो आपको लगता है कि अच्छा एक खाली जगह है, इस पे क्यों ना कब्जा कर लिया जाए, इस पर क्यों ना कोई निर्माण कर लिया जाए। तो आपने ये नहीं समझा कि वो कितना मतलब इकोलॉजिकली वो कितना बेनिफिटेड थी, उसका बायोडाइवर्सिटी से कितना लेना देना था, उसका आपकी ड्रेनेज से कितना लेना देना था, वो सब आपने चौक कर दिया। तो ये सब चीजें जो हुई हैं उससे शहरों पर आपदाएं भी बढ़ी हैं, जो गांवों में बढ़ी वही शहरों में बढ़ रही है। और आज हम देख रहे हैं, झेल रहे हैं, दिल्ली और एनसीआर में जो हम देख रहे हैं कि रोज जाम लगता है, रोज थोड़ी सी बारिश से हम लोगों के सांसें उखड़ जाती हैं। तो ये सब हमारी ही देन है, हमारे हमारे नीति निर्माताओं की देन है, हमारे नीति नियोजकों की देन है। अब इसका तो क्या कह सकते हैं। हमने हमने अपने अभी पीछे रिपोर्ट में ये बात भी बताई कि एक समय हुआ करता था जब बारिश का जो मौसम था वो बड़ा सुहाने उसमें याद किया जाता था, पर आज लोगों के माथे पे लकीरें आ जाती हैं अगर बारिश हो जाती है। उन्हें पता है कि नदी नाले जाम हो जाएंगे, पुरानी कॉलोनियों में घरों में पानी घुस जाएगा, शहरों पे चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई समस्याओं की। अब हम बात करते हैं समाधान की। क्या है समाधान? सरकार को किस स्तर पर और क्या समाधान ऐसे करने चाहिए जो मानव निर्मित जो आपदाएं हैं उससे राहत प्रदान करें? और दूसरी बात मैं दूसरे पक्ष में यह जानना चाहूंगा कि सरकारों के इतर जनमानस को अब क्या करना चाहिए कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसी धारा बनाकर दें जिस पर वो सहज तरीके से जी सके। समाधान की बात अगर मैं करूं तो अगर ऊपर से इसको लें, क्योंकि बिना आप दुनिया भर में जो बात हो रही है उसको आप समझे चीजों को नीचे तक नहीं समझ सकते। तो जब मैं आपको ही बता रहा था कि कैसे पहले 30 35 50 40 साल पहले वैज्ञानिकों की एक बैठक के बाद वो निर्णय लिया गया था। तो 2006 का एक समझौता है, 2006 का पेरिस समझौता जिसको बोलते हैं, वो कई जगह कोट जी। किया जाता है, बात की जाती है। पेरिस समझौते में ये कहा गया था कि हमें 2030 तक दुनिया का जो औसत तापमान में वृद्धि है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देना है। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि प्री इंडस्ट्रियल जो हमारा इरा था, औद्योगिक काल से पहले 1820 के से पहले का जो वो था, अगर उस समय दुनिया का तापमान 20 डिग्री था, औसत तापमान 20 डिग्री था, तो 21.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक निर्णय लिया गया था 2006 में। पूरी दुनिया में ये बात गई। हमारे ही देश ने, भारत ने भी ये कमिट किया कि हाँ हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और भी देशों ने ये बात कही कि हाँ हम करेंगे, इसको कमिट करेंगे। लेकिन अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका जो कि सबसे बड़ा इसके लिए दोषी है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए जो दोषी है वो अमेरिका है। और अमेरिका अब जो पिछले जो 5-6 महीने में सत्ता बदलाव हुआ है उसने मना कर दिया है कि भाई हम लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ से बात ये आएगी कि अगर आप दुनिया भर के तापमान में नेगोशिएशन को लेके अगर आप काम नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। और हम अगर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब देखिए ना, हिमालय में रहने वाला जो स्थानीय आदमी है, जो लोकल है, उसका इस तापमान वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। वो जो है गाड़ियां नहीं चलाता, वो एसी का इस्तेमाल नहीं करता, वो जितने भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है उसके लिए वो कतई दोषी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वही झेल रहा है। नुकसान वो झेल। तो जी। तो यही अमेरिका के साथ भी, अमेरिका जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर रहा है उसका नुकसान हम जैसे छोटे देश, हम जैसे जो कम उत्सर्जन करने वाले देश हैं वो झेल रहे हैं। बांग्लादेश जैसा देश झेल रहा है, पूरा का पूरा जो समुद्र के उससे जुड़ा हुआ है, वहां पर समुद्र में जो उसका सी लेवल बढ़ रहा है उससे वो बांग्लादेश कभी भी भारी नुकसान झेल सकता है। तो ये सब चीजें मतलब शुरू हो रही हैं। अब बात आती है कि हमारे लेवल पर क्या होना चाहिए। तो हमारे लेवल पर हमें ये समझना होगा कि हम किन किन चीजों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं।
कम करने के लिए हमें छोटी-छोटी चीज़ें अपना सकते हैं। जैसे बहुत आसान सी चीज़ है कि हम जो अपनी हमारे पास अगर गाड़ी है, उस गाड़ी का एसी का इस्तेमाल हम तभी करें जबकि हमारे को ज़रूरत महसूस हो। ज़रूरी नहीं है कि जी। हम जो है जब भी गाड़ी में चलें, हमारे को ज़रूरत नहीं होती, बहुत टाइम तक हमारे को ज़रूरत नहीं होती है, बहुत समय तक सामान्य तापमान होता है, लेकिन हम फिर भी एसी चला लेते हैं। उस एसी का वो एसी से तो जो उत्सर्जन हो रहा है, उसके अलावा जो पेट्रोल जो उसको चला रहा है, उस एसी को चलाने के लिए, उस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल यूज़ हो रहा है, उस पेट्रोल से जो उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। जी। तो यहाँ फिर हमारे को एक और बहुत आसान तरीका है पेड़। पेड़ हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और फिर चीज़ें यहाँ हमें एक चीज़ और भी समझनी होगी कि हमें ऐसे लोगों को अपना नीति निर्माता, अपना पॉलिसी मेकर चुनना होगा जो कि इन चीज़ों को समझें। अगर हम ट्रंप जैसे ही किसी आदमी को चुन लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर वही सब होने वाला है जो अ, अमेरिका के साथ अब होने वाला है। तो ये चीज़ें हमें मतलब हमें नेतृत्व के लेवल पर भी इस तरह के लोगों को बढ़ाना चाहिए, ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए जो कि इन चीज़ों को समझें कि किस तरह से पर्यावरण को बचा सकता है, कैसे प्रकृति को बचाया जा सकता है, प्रकृति के अनुकूल चीज़ें हम कैसे बदल सकते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये मेरी आपसे जुड़ी हुई चीज़ है। मैं भी बार-बार ये नोटिस करता हूँ कि जब भी हम पहाड़ पे जाते हैं, तो पहाड़ पे जब देखने वाला जो हमारे नज़दीक के लोग हैं, जो हमारे चाचा-ताऊ के लोग जो वहाँ पे रहते हैं, वो हफ्ते में 2 या 3 दिन नहाते हैं। हम जी। लोग जब जाते हैं, रोज़ नहाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। जिस पानी की ज़रूरत उन लोगों को है, हम उस पानी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे को रोज़ नहाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रोज़ नहाने की ज़रूरत इसलिए है ताकि क्योंकि हमारे को पसीना है, कार्बन है, धूल है, उसको साफ़ करने के लिए हम करते हैं। लेकिन हमारे को पहाड़ पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमारी आदत बन गई है। तो ये चीज़ें चीज़ें हमारे को समझनी होंगी। इन छोटी-छोटी चीज़ों से हमें बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। जी। आपने आपने कहा कि बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। समाज में ऐसे कई अभियान चल भी रहे हैं। जैसे मुझे याद है कि एक मिशन एक चलाया गया है कि जो आप दूध के जो पैकेट प्लास्टिक पैकेट लेते हैं या जो आपके सिपर्स थे प्लास्टिक वाले, उनका यूज़ होना बंद हो गया। वो बताया गया कि आप दूध के पैकेट्स को या जो भी जूसेस के पैकेट्स हैं, उनको काटिए तो उनको बिल्कुल अलग मत कीजिए। उसे जोड़ के रखिए क्योंकि उससे कटने वाला जो टुकड़ा होता है, वो हाँ, रिसाइकिल नहीं होता है। पूरा पॉलिथीन जो होता है वो रिसाइकिल में हो जाता है, पर ये छोटे छोटे चंक्स जो टूट के अलग कटते हैं, ये धीरे धीरे मात्रा में बड़ा नुकसान करते हैं। बिल्कुल। तो ये है इस तरह की चीजें। हुँ। जी। ये जी। जी, छोटी-छोटी चीज़ें बताइए। हैं, जो मतलब माइक्रो प्लास्टिक की बात हो रही है, तो माइक्रो प्लास्टिक तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे अंदर, मतलब वो हमारे शरीर के भीतर जा चुका है। इवन जो है जी। अभी आपने शायद कभी पढ़ा हो कि जो हमारे ही जंगलों में जो हाथी की लीद में माइक्रो प्लास्टिक मिला था। तो अब सोचिए कि उस जगह पर भी माइक्रो प्लास्टिक पहुँच गया, तो वाह। हमारे अंदर कितनी आसानी से चला गया होगा। ये तो हमें पूरा हमारे को शरीर से अंदर से खोखला कर रहा है। चलिए, पांच बड़े पॉइंटर कि सरकारों को क्या क्या करना चाहिए। सरकारों को अब बहुत ठोस निर्णय लेने का समय शायद आ चुका है। सरकारों को ऐसे बड़े 5 पॉइंट जो सरकारों को तत्काल प्रभाव से उस पर संज्ञान लेना होगा, और 5 ऐसे बड़े पॉइंट कि अब जनमानस को, हमारे समाज को सोचना होगा, विचार करना होगा, और उसको बहुत ही शिद्दत के साथ जो फैसले हों उनको अपने जीवन में लागू भी करना हो। क्या ऐसे 5 5 फैसले हो सकते हैं, राजू जी? सरकार की बात करें तो उम, बहुत एकदम से तो नहीं मैं याद आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। जैसे एक एक जो बहुत आसान जी। सी चीज़ है, सरकार चाहे तो शहर में निजी वाहनों पर रोक लगा दे, और लेकिन उससे पहले सार्वजनिक वाहन यानी ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा कर दे कि वहाँ पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, फिर वो पाबंदी लगा दे। इवन कुछ शहरों में, छोटे-छोटे शहरों में इस तरह का बात आ रही है कि एक दिन ऑड ऑड वाहन चलेंगे, एक तरफ इवन नंबर के वाहन चलेंगे, तो इस तरह की पाबंदी लगानी चाहिए ताकि लोगों को सार्वजनिक वाहन की आदत पड़े, लेकिन सार्वजनिक वाहन की तादाद बढ़ानी होगी, एक।
दूसरा, सरकार को अपने जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको बदलाव करना होगा। उसको ये समझना होगा कि डेवलपमेंट हम वहाँ के लोकल लोगों के लिए कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए, किसी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए या किसी ठेकेदार के लिए नहीं कर रहे हैं, ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट मॉडल की सोच बदलनी होगी। तीसरा जी। तीसरा इसमें जहां तक मतलब हमारी जो ज़रूरतें हैं, मतलब सरकार को ये समझना होगा कि पैसा जहाँ खर्च किया जा रहा है वो पब्लिक वेलफेयर में हो। पब्लिक वेलफेयर इन सेंस में कि वहाँ मतलब उससे ऐसी चीज़ें आप जुटाएँ जिससे कि वो सार्वजनिक चीज़ों पर ज़्यादा जाए और निजी चीज़ों पर कम जाए। वो अपना इस्तेमाल, जैसे गाड़ी के ही अलावा भी और हम कई चीज़ें ऐसी वो करते हैं कि उस पर हम बात कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। और चौथी बात अगर सरकार की मुझे जो समझ में आती है कि जैसे एसी को लेके अभी पिछले कुछ दिनों पहले आया है कि इतने डिग्री से नीचे टेम्परेचर को लेकर। नहीं, टेम्परेचर को लेके इतने डिग्री से जी। नीचे नहीं करना चाहिए, है ना? तो वो ठीक है, वो उसमें बहुत जरूरी है इस तरह के ठोस हमें फैसले लेने होंगे। यही बात हम कहीं ना कहीं उसमें पेड़ों को लेके कर सकते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रमोट करे जो कि अपने इलाके में पेड़ लगाते हों, अपने इलाके में अपने एरिया में पेड़ लगाते हों, ऐसे लोगों को प्रमोट करे। मतलब सरकार केवल सख्ती ना बरते, सरकार साथ के साथ लोगों को इंसेंटिव भी दे कि भाई आप अगर कुछ जी। अच्छा कर जी। रहे हैं तो उसके फायदे करें। पांचवा एक पॉइंट जो मुझे लगता है कि कचरे के प्रबंधन को लेके सरकार को बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। बहुत बहुत बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। लेकिन कचरे को, जी। अब अगर मैं जनता की बात करूंगा तो जनता में कचरे का इस्तेमाल जनता को कम से कम करना चाहिए, ये एक भी जरूरी है। जनता के लिहाज से अगर हम देखें कि कचरे का मतलब हमारे को कचरा कम से कम करना है, ये भी हमारे को देखना होगा। तो यहाँ मतलब ये हम जी। फिर कहीं ना कहीं है मामला यही कि हमें मिलकर काम करना होगा। हम बिना जनता के और बिना उसके सरकार के मिलकर काम नहीं कर सकते। उसके लिए बेशक हमारे को सरकार ऐसे ऐसे लोगों को चुनना होगा जो कि जनता के साथ हों। तो जनता को फिर अपने अपने स्तर पर काम करना होगा। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यदि बन जाता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। गाड़ियां, अगर हमारे घर में 4 गाड़ियां हैं तो कोशिश करनी होगी कि हमें एक गाड़ी का इस्तेमाल करें। ऐसे मतलब या हम पोल सिस्टम शुरू करें या हम कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करें। हम एसी का इस्तेमाल कम से कम करें। पेड़ों को लेकर हम अपनी सोच बदलें, पेड़ों के प्रति हम अपना एक नजरिया बनाएं। नाले जो हमारे रास्ते पर पड़ते हैं हम उनको उनको जगह दें, उनको समझें। नदियों को हम समझें। मैं जिस गांव से आता हूं, मेरे गांव के नीचे से एक नदी जाती है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक बात कहता हूं कि हम हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने करीब 200 मीटर मतलब ऊपर जाकर मकान बनाए। उस नदी के आसपास वो चाहते तो नदी के आसपास मकान बना सकते थे, लेकिन उन्होंने 200 जी। मीटर ही क्यों ऊपर बनाए। और हम लोग वो जब चढ़ते हैं तो हमारी आफत आ जाती है नदी से ऊपर ऊपर चढ़ने में, है ना? 200-300 मीटर ऊपर कौन चढ़ता है? तो लेकिन हम लोग अगर इस समय की प्रजाति होती, मतलब हम लोग होते, तो हम वो नदी के आसपास ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है नदी के आसपास रहना। तो ये जी। सोच हमें कहीं ना कहीं बदलनी होगी। तो बात बात निकल के यही आती है कि जो अभी अपने सरकारी पक्ष को लेके बोला, क्या सरकारों को सबसे पहले अपने कर्मचारियों से इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए? भाई सरकार ऐसा करती है, कई मामलों में वो करती है कि मैंडेटरी करती है। योगा दिवस में बहुत सारा मैंडेटरी होता है। तो क्या सरकारी जो कर्मचारी हैं, उन लोगों से उनको पूल सिस्टम के थ्रू ऑफिस हम्म, आना, उनके द्वारा उनको इंसेंटिव देना, अगर वो अपने जन्मदिन में, अपने बच्चों के जन्मदिन में पेड़ पौधे लगाते हैं, अगर वो कम से कम कचरा करते हैं और उसके निस्तारण की एक अच्छी कोई प्रक्रिया करते हैं, तो अपने अपने एम्प्लॉइज को ही सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करिए। जनमानस के लिए ऐसी अलग अलग योजनाएं निकालें। बहरहाल राजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, एक इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। इसी तरह से हम आपके साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। यंग भारत पे आने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत आभार। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर से ऐसी किसी मुद्दे को लेकर हम आपके बीच शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।